हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अब्रम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आप सभी लोगों से ये कहने गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। और आज का दिन है सीपीआर का यानी कि करंट पल्स रेडियो का। लेकिन सबसे पहले आज ज्ञानवाणी परिवार की तरफ से और ज्ञानवाणी रेडियो की तरफ से आप सभी लोगों को मैं मराठी भाषा दिवस के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अब आज के कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपने मराठी भाषा दिवस के बारे में सुना ही था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं। और अब बात करता हूं मैं करंट पल्स रेडियो में आज की ताज़ा तरीन खबरों की, जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आई है। और ये सारी की सारी खबरें मेरे पास आती हैं BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं। अखिलेश यादव के डिनर में नहीं पहुंचे हैं 8 विधायक, राज्यसभा चुनाव में हो सकता है खेल। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले रखे गए डिनर और बैठक में पार्टी के 8 विधायकों के न पहुंचने से समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं। और अब उसके बाद का क्या हो सकता है माहौल, आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज मतदान होने जा रहा है। इनमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश, 4 सीटें कर्नाटका और 1 सीट हिमाचल प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में 1 सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मतदान से पहले सपा प्रमुख की ओर से रखे गए डिनर में पार्टी के 8 विधायक शामिल नहीं हुए। इनकी गैर मौजूदगी के कारण क्रॉस वोटिंग को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सपा के प्रवक्ता ने कहा है कि इन विधायकों के रुख का पता मतदान के समय ही लगेगा। दरअसल सोमवार शाम को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के लिए डिनर रखा था और बैठक बुलाई थी। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि पार्टी ने राज्यसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर ये बैठक बुलाई थी, मगर इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी के प्रमुख सचेतक मनोज पांडे और 7 अन्य विधायक नहीं पहुंचे। PTI के अनुसार इन विधायकों के नाम है मुकेश वर्मा, महाराजा जी प्रजापति, पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने माना कि 7 विधायकों ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से आयोजित डिनर और बैठक में शिरकत नहीं की। हालांकि उन्होंने इन विधायकों के नाम नहीं बताए। जो उनसे पूछा गया कि क्या अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल, जो कि सपा की विधायक हैं, क्या वो भी शामिल हुई, इस पर चौधरी ने कहा कि वो बैठक में नहीं थी, उनकी यादव से अलग से बैठक हुई थी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का भरोसा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो विधायक बैठक में नहीं आए उनका असली रुख मंगलवार को होने जा रहे मतदान के दौरान ही पता चलेगा। चौधरी ने भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों को जीत हासिल होगी। बीजेपी के इस उम्मीदवार पर टिकी है निगाहें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 8 जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। इस समय राज्यसभा में राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पास 7 और समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद चुनकर भेजने की क्षमता है। लेकिन बीजेपी की ओर से 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को उतारे जाने से 1 सीट पर मामला दिलचस्प हो गया है। संजय सेठ उद्योगपति हैं और समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। वो साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी और सपा प्रमुख 2 बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी के पास 252 और सपा के पास 108 विधायक हैं। सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के पास 13 सीटें हैं, जबकि निषाद पार्टी के पास 6, राष्ट्रीय लोक दल के पास 9, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास 6, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 और BSP के पास 1 सीट है। अभी 4 सीटें खाली हैं। बीजेपी की ओर से उतारे गए बाकी उम्मीदवार हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, उत्तर प्रदेश बीजेपी के महासचिव अमरपाल मौर्य, पूर्व मंत्री संगीता बलवंत, पूर्व विधायक साधना सिंह, आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। वहीं समाजवादी पार्टी ने सांसद जया बच्चन, रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक रंजन और दलित नेता रामजीलाल सुमन को मैदान में उतारा है। PTI के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए 37 पहली प्राथमिकता के वोट पाना जरूरी होता है। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव करवाने की घोषणा की थी। इनमें से 41 सीटों पर निर्विरोध सांसद चुन लिए गए थे और बची हुई 15 सीटों पर आज मतदान हो रहा है।
कर्नाटक में 4 सीटों पर मतदान होगा, जहां आज उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां कांग्रेस 3 और बीजेपी 1 सीट जीतने को लेकर आश्वस्त है, मगर एक सीट पर जनता दल, सेकुलर नेता और रियल एस्टेट कारोबारी डी कुपेंद्र रेड्डी ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। यह जीतने के लिए उम्मीदवार को पहले ही वरीयता के 45 वोट पाना जरूरी है। कर्नाटक में कांग्रेस के पास 134 विधायक हैं, बीजेपी के पास 66, जनता दल सेक्युलर के पास 19। अगर जेडीएस कुपेंद्र रेड्डी को जिताना चाहती है तो उसे अपने 19 विधायकों और बीजेपी के बचे हुए वोटों के अलावा 5 और वोटों की जरूरत होगी। हिमाचल प्रदेश में 68 विधायकों में से कांग्रेस के पास 40 और बीजेपी के पास 25 हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं। यहाँ उम्मीदवार को जीतने के लिए 35 वोट चाहिए। यहाँ कांग्रेस का अभिषेक मनु सिंघवी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन को उतारा है, जो पहले कांग्रेस में रहे हैं। यहाँ कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त है, हालांकि कांग्रेस विधायकों का एक वर्ग असंतुष्ट बताया जा रहा है। ये थी आप लोगों के पास कुछ खबरें, और अब कुछ और भी खबरें आप लोगों के पास लेकर आता हूं। भारत जिस प्रोजेक्ट से निकल गया, ईरान उसे पाकिस्तान के साथ कर रहा है पूरा। ईरान से पाकिस्तान को गैस उपलब्ध कराने के प्रोजेक्ट में पिछले दिनों एक बड़ी प्रगति हुई है। पाकिस्तान सरकार की ऊर्जा के लिए कैबिनेट कमेटी ने इस परियोजना के तहत ईरान के साथ सीमा से लेकर बलूचिस्तान के तटीय शहर ग्वादर तक पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान की ओर से इस गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत ईरानी सीमा से लेकर ग्वादर तक पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी इस लिहाज से महत्वपूर्ण समझी जा रही है कि 1.5 महीने पहले पाकिस्तान और ईरान के बीच उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जब ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हमला किया था। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर हमला किया था। पाकिस्तान की ओर से जवाबी हमले के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर वार्ता हुई, जिससे तनाव में कमी आई। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना एक पुरानी परियोजना है। सन 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार के आखिरी दिनों में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ईरान के दौरे के दौरान इसका उद्घाटन किया था। हालांकि उसके बाद इस परियोजना पर कुछ खास काम नहीं हो सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकाल में इस परियोजना में कोई खास प्रगति नहीं हुई। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार के दौर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस परियोजना पर काम के लिए जनवरी 2023 में एक कमेटी बनाई थी। अब 1 साल से अधिक समय के बाद प्रभारी सरकार की ऊर्जा के लिए कैबिनेट कमेटी ने इस परियोजना के एक भाग को मंजूरी दी है। ध्यान रहे, इस परियोजना पर अमेरिका ने आपत्ति जताई थी, जिसकी वजह ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बताए गए थे। हालांकि अब पाकिस्तान की ओर से एक हिस्से पर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी इसलिए दी गई है ताकि इस परियोजना पर काम न करने के कारण संभावित जुर्माने से बचा जा सके, जो ईरान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए पाकिस्तान पर लगा सकता है। पाकिस्तान सरकार की ओर से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत ईरानी सीमा से सटे लेकर तटीय शहर ग्वादर तक पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव जीए साबरी ने इस परियोजना पर काम किया है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि इस परियोजना पर 1990 के दशक में बेनजीर भुट्टो के दौर में विचार किया गया था। पहले परियोजना ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट थी। बाद में भारत इस परियोजना से बाहर आ गया, उसकी वजह सुरक्षा खतरे बताए गए थे। हालांकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत था। असल में भारत चाहता था कि पाकिस्तान ईरान से गैस की कीमत पहले तय करे और उसके बाद इस पर काम होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भारत ने इस परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में रहने वाले ऊर्जा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार खलीक कयानी इस परियोजना के बारे में लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के साथ ईरान जाने वाले उस शिष्टमंडल में भी थे जो इस परियोजना के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था। खलीक कयानी ने बीबीसी को बताया कि इस परियोजना पर सबसे पहले 1990 के दशक में विचार विमर्श शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि 2000 के बाद इस परियोजना पर काम शुरू किया गया। साल 2013 में उस समय के राष्ट्रपति जरदारी और ईरानी राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने इसका उद्घाटन किया था। खलीक कयानी ने बताया कि भारत को भी यह एहसास हुआ कि इसकी गैस सप्लाई भी पाकिस्तान से होनी है, जो किसी समय भी उसे रोक सकता है। इसलिए वो इस परियोजना से निकल गया, जिसके बाद ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रह गया। उन्होंने बताया कि जब वे उद्घाटन समारोह में शामिल हुए तो ईरान ने अपनी ओर से इस पाइपलाइन का अधिकतर हिस्सा बना दिया था। पाकिस्तानी सीमा से 70-80 किलोमीटर के हिस्से पर काम बाकी था। परियोजना गतिरोध का शिकार क्यों हुई? मार्च 2013 में उस समय के पाकिस्तानी
और ईरानी राष्ट्रपतियों की ओर से इस परियोजना के उद्घाटन के बाद इस परियोजना पर काम में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। जीएस आवरी ने बताया कि इस परियोजना पर काम की रुकावट में एक बड़ी वजह तो अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध थे, लेकिन इसके अलावा ये भी सच्चाई है कि कुछ दूसरे देश इस पर काम होता नहीं देखना चाहते थे। ऐसे देश पाकिस्तान के अंदर गैस और तेल की परियोजनाओं में रुड़े अटकाते आए हैं। वहीं खलीक कयानी ने कहा कि इस परियोजना पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकाल में कोई प्रगति नहीं हुई। इसकी वजह इन दोनों सरकारों की ओर से अमेरिका और सऊदी अरब के साथ संबंध बेहतर रखने की नीति थी। अमेरिका ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई थी। खलीक ने बताया कि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से उसका तेल और गैस का निर्यात भी पाबंदियों का शिकार है। जो कंपनी इस परियोजना पर काम करती है उसे भी पाबंदियों का निशाना बनाना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान सरकार की एक मंत्रिमंडलीय कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फर्म विल्की फर एंड गैलाहर से भी इस बारे में सलाह ली थी। उसने कहा था ईरान के साथ इस परियोजना पर काम करने वाली कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। और ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें आप लोगों के पास ज्ञानवाणी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की तरफ से। बने रहिए हम लोगों के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।